नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रगतिशील काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह और उनकी कविता उषा पर बातचीत करने जा रहे हैं। शमशेर जी बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिशील काव्यधारा के साथ साथ प्रयोगधर्मी और बिंबधर्मी कवि के रूप में भी विख्यात रहे हैं। प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, जीवन के विभिन्न चित्र वे अपनी कविताओं में खींचते रहे हैं। आज उनकी कविता पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम शमशेर बहादुर सिंह पर जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्या ही अच्छा हो कि आप पहले शमशेर बहादुर सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें। जी डॉक्टर साहब, शमशेर ने अपने बारे में कहा था, मैं हिंदी उर्दू के दोआब पर खड़ा कवि हूँ। वाह। तो भाषा परंपरा में शमशेर हमारे हिंदी भाषी समाज का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों की परंपरा को उन्होंने आत्मसात किया। दोआब क्या? दोआब मतलब आब मतलब जल। अच्छा। जहाँ दो तरह के पानी मिलते हैं, गंगा जमुना। अच्छा। इसीलिए गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। तो ये हिंदी उर्दू के लिए शायद हिंदी उर्दू के लिए दो आब, एक धारा हिंदी की, एक धारा उर्दू की, वो दोनों के मेल से बहुत अच्छे बने हुए कवि हैं। ऐसा उनका था। आपने तो उल्लेख किया कि साहित्य, चित्रकला और वो संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे। अच्छा। रागों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो और संगीत सुनते हुए अनेक कविताएं लिखी हैं। तो इसलिए संगीत, चित्रकला और साहित्य, अच्छा, इन तीनों का जो समन्वित भाव, माने मिला जुला भाव है, उससे वो अपनी कविताएं निर्मित करते हैं। उषा कविता में भी इसका हल्का सा उपयोग हमें दिखाई पड़ता है। हम आगे बात करेंगे। तीसरी चीज यह है कि शमशेर राजनीतिक पत्रकारिता से आए थे और आगे चल के दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी उर्दू शब्दकोश के निर्माण की परियोजना में लंबे समय रहे। तो पत्रकारिता से कोश निर्माण तक उनके काम का दायरा बड़ा वैविध्यपूर्ण था, मतलब बड़ा विविध था। और शुरू में वो आज़ादी के पहले वाले दौर में बंबई में कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में संपादक का काम करते थे और बंबई में ही रहते थे पार्टी दफ्तर में। तो वो एक सुलझे हुए राजनीतिक दृष्टिकोण के व्यक्ति भी थे। आपने कहा कि प्रगतिशील थे जी। और शमशेर जी दूसरा सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि थे। अच्छा। आप जानते ही हैं, 3 सप्तक निकले हैं। पहले तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक। अज्ञे के संपादक, अज्ञे जी उसके संपादक थे। अज्ञे जी उसके संपादक थे। तो दूसरा सप्तक के एक कवि हैं शमशेर। और शमशेर जी के बारे में ये बात जरूर रेखांकित की जानी चाहिए कि वो जितने आकर्षक कवि हैं उतने ही सरल मनुष्य थे, और उनके संबंध जिनके साथ भी रहे वो जीवन भर ज्यों के त्यों कायम रहे। और
उनकी कविता और उनके जीवन में बड़ा सीधा तालमेल है। जैसे सरल कवि थे, सरल व्यक्ति थे, तो कविताएं भी उनकी हैं जैसा वो दृश्य को देखते हैं और दृश्य को देख के जैसा अनुभव करते हैं उसी को वो ज्यों कहते हैं लिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने देखा दृश्य को और उसके बाद उनके मन में भावना की तरंगे उठी, कल्पना के चित्र बनने लगे, तो वो जो जिस आधार से बना है उस आधार को छोड़ दिया और ये कल्पना चित्र रचने लगे। तो जो उस आधार को नहीं पकड़ पाते उनको शमशेर की कविता कठिन लगती है, लेकिन शमशेर कठिन कवि नहीं है, मगर अपनी इन विशेषताओं के कारण वो कवियों के कवि कहे जाते हैं। वाह वाह जी डॉक्टर, बहुत अच्छा आपने शमशेर जी का परिचय दिया। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और क्या ही अच्छा हो आप उषा कविता का पाठ करें पहले और उसके बाद फिर इसकी बातचीत करते हैं। जी जी। कविता बहुत छोटी सी है जी, लेकिन बस ऊपरी कलेवर में छोटी है। उषा। जी। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या बात है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। वाह, अब सूर्योदय हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर कविता है। डॉक्टर साहब आप इसकी थोड़ी व्याख्या कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इसमें कविता का शीर्षक है उषा जी, और कविता के भीतर उषा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 3 स्थितियां हैं, पहले प्रात, फिर भोर और फिर सूर्योदय। बिल्कुल। तो उषा एक काल अवधि यानी सुबह के समय का एक पूरी अवधि है उषा, और उसकी ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं। तो थोड़े थोड़े समय से क्या उषा को हम ये कह सकते हैं कि जब रात्रि का अंत होता है और एकदम सूर्योदय तो नहीं, माने सूरज के कारण वो पौ फटती है। पौ फटना है, मैं इसीलिए आपसे उल्लेख कर रहा था कि देखिए, प्रात पहले आया, हाँ, फिर भोर आई, हाँ, और फिर सूर्योदय आया। अच्छा। तो जिसको उषा कहते हैं वो 3 स्थितियों से विकास कर रही है। तो यहां उषा का एक गतिमय चित्र है। अच्छा। और इस गतिमय चित्र होने के कारण पूरी कविता देखने में तो अलग अलग बिंब सजा दिए गए हैं, लेकिन बिंब वो गतिमय हैं। दूसरी बात ये देखें आप कि तो शमशेर की कविता, अच्छा, ये गति बड़ी धीमी है। हाँ। तो उसके साथ अनुरूप पूरी कविता में जो लय है वो लय भी बड़ी धीमी लय है। और ये धीमी लय है वो, और सौंदर्य जो चित्र का सौंदर्य है, ये दोनों मन की तन्मयता से जुड़े हुए हैं, जिसको भाव कहते हैं जी। तो यहाँ पर चित्र, कविता की लय और कवि के मन का भाव तीनों जैसे एक जगह आके मिल गए हैं। संश्लिष्ट हो गए हैं। हाँ, संश्लिष्ट शब्द उसी के लिए कहा जाता है जहाँ कई चीजें मिल जाती हैं। तो तीनों मिल के एक हो गई हैं, इसलिए ये कविता इतना प्रभाव डालती है। जी। दूसरी चीज इसमें, मतलब कविता के पंक्तियों के अर्थ करने से पहले इस कविता को समझने के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं उनका उल्लेख कर रहा हूं कि आप देखें कि नभ, भोर, सूर्योदय इत्यादि ये प्रकृति है जी, और इसमें शंख, गौर जी, ये जो संकेत हैं वो परंपरा का संकेत हैं। और तीसरी तरफ राख से लीपा चौका काली सिल और झिलमिल देह, ये जीवन दृश्य है। स्लेट इस तरह से प्रकृति, परंपरा और जीवन दृश्य, ये 3 तथ्य हैं कविता में, जिनको मिला के एक समन्वित चित्र बनाया गया। समन्वित चित्र जहाँ सब घुल मिल के एक हो गए हैं। तो जैसे वहां 3 चीजें संश्लिष्ट हैं, यहां भी चित्रण में ये 3 चीजें संश्लिष्ट हैं, इसलिए ये कविता बड़ी गहरी है। और आखिरी बात इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि आप देखें कि प्रकृति का सौंदर्य अंकित करते समय वो लगातार एक गृहस्थी का
उपमान ले आते हैं। हाँ, जीवन साथ साथ चलता है। जीवन भी ऐसा जीवन, गृहस्थी है वो, गृहस्थ जीवन है। जी जी। तो प्रकृति का सौंदर्य और गृहस्थ जीवन का सुख या संतोष दोनों मिलके इस कविता, और इसमें चित्रण तो प्रकृति का किया जा रहा है, उपमान के रूप में गृहस्थ जीवन के प्रसंगों को उपस्थित किया जा रहा है। ये इसकी विशेषता है। अब आइए कविता पर बात करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। चित्र तो स्पष्ट है कि प्रात हुई, जिसको आपने पौ फटना कहा, बस पहली पर पौ फटी है, हल्की रोशनी है, तो उस समय बहुत अधिक गाढ़ा नीलापन है जो लगभग काले से मिलता जुलता है, उसके भीतर से हल्की सी रोशनी फूटी है। तो ये चित्र बड़ा सजीव चित्र है। लेकिन यहां उन्होंने नभ शब्द का उपयोग किया है। आप जानते ही हैं कि कवि शब्दों में जो अर्थ होता है केवल उसका उपयोग नहीं करते, शब्दों की एक अर्थ ध्वनि होती है उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे आकाश कहा तो उसके विस्तार का बोध होता है, उसकी व्यापकता, उसको फैलाव का बोध होता है। लेकिन नभ कहा तो उसकी गहराई का बोध होता है। तो यहां उस गहराई का संकेत है। नीला, नीला रंग गंभीरता का द्योतक है, और इसलिए आप देखें आपके तीनों देवता शिव, राम और कृष्ण ये नीले हैं, और समुद्र भी नीला है। नीला गहराई का, गंभीरता का द्योतक है। और शंख तो एक तरफ शंख ध्वनि का द्योतक है और दूसरी तरफ शंख की ध्वनि के साथ एक पवित्रता का भाव भी, यानी शुद्धता का, पवित्रता का भाव भी आता है। तो ये तीनों चीजें पहली ही पंक्ति से हमारे सामने उभर आती हैं। तो प्रात जो ये गहरा, गंभीर, गहरा आसमान दिखाई पड़ रहा है वो नीले शंख जैसा था। तो शंख की याद क्यों आई? क्योंकि उसी समय आप देखें जब पौ फटती है तो पक्षी कलरव करने लगते हैं। तो इन्होंने पक्षियों के कलरव का अलग से उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसको शंख की ध्वनि की तरह से चित्रित कर दिया है। क्या बात है। तो पूरा बिंब एक अजब तरह का वो ले लेता है। भोर का नभ, इसके बाद भोर का नभ आ गया, क्योंकि प्रात के बाद गृहिणी घर में उठ जाती है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। चित्र तो ये है। उसके बाद टिप्पणी है, अभी गीला पड़ा है। तो ये जो कोष्ठक में इन्होंने किया है ये टिप्पणी है। ये चौका रसोई के लिए है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बता रहा हूँ। जी। तो चौका अभी गीला है, ये टिप्पणी करके यानी उसकी स्थिति का बयान कर रहे हैं। चित्रण से अलग है टिप्पणी, इसलिए उन्होंने उसको कोष्ठक में रखा है। अच्छा। अब देखें कि ये लीपा हुआ चौका, तो ये लीपा चौका तो निश्चित रूप से एक अर्थ देने के लिए जरूरी है कि चौका यानी रसोई, उसको, या रसोई और रसोई के आसपास की जगह है वो लीप, जहां बैठ के लोग खाना खाते हैं वो सब चौका है। वो लीपा गया है राख से, जो राख रात में चूल्हे में थी। सवेरे गृहिणी सबसे पहला काम करती है, उठ के चौके को लीपती है। लेकिन ये लीपा हुआ चौका तो शहर के लोग नहीं जानेंगे। वही गांव में ऐसा होता था, और गांव में भी अब पक्के घर होते हैं, उनमें राख से नहीं लीपा जाता चौका। जो कच्चे घर होते थे जिनमें मिट्टी की जमीन होती थी, वो राख से लीपी जाती थी। तो प्रतिदिन राख से लीपी जाती थी। सबसे पहले गृहिणी उठती थी और ये काम करती थी। क्या बात तो है। वो जो राख से लीपा चौका है, अब राख तो काली होती है और गीला होने पे और काला दिखता है। तो ये पूरा आसमान जितना काला दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि ये जैसे चौके को राख से लीपा गया है और गीले रहने पे और काला है, तो वो चौका, वो आसमान भी गीला है। तो क्या उपमान है, क्या वाह, क्या तो उपमान है ये चौका। लेकिन इससे चित्र खींचा जा रहा है आकाश की उस स्थिति का। तो ये जो गीलापन है उसका, ये टटकेपन का बोध कराता है, ताजेपन का। और इसमें एक परोक्ष संकेत यह है कि गृहिणी चौका लीपने के बाद यहां से जा चुकी है। अब क्या कर रही है वो? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। क्या बात है। तो पौ फटी थी तब लालिमा नहीं थी, वो नीला शंख था। लेकिन इतनी देर में भोर, और भोर का अगला चरण आया तो वो काली सील अभी भी है। लेकिन काली सील पर मानो केसर डाल के और धो दिया गया हो। क्या बात तो आसमान पे वो केसर का रंग फूट पड़ा है। क्या बात है। तो धरती पर सिल, अब उसके बाद वो जाके सिल पे कुछ काम कर रही है। तो गृहिणी
बच्चों को जाना है, बच्चे आगे आगे तुरंत आता है, तो वो सबसे पहले कलेवा तैयार करती है बच्चों। कलेवा मतलब जिसको आजकल अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, शहरी हिंदी में नाश्ता कहते हैं, तो वो कलेवा क्यों कर रही है ऐसा? उसके बाद क्योंकि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और अपनी स्लेट को लाल खड़िया चाक से लीप रहा है, साफ कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब आप देखें कि पहले गृहिणी की दो क्रियाएं, सिल पर क्यों वो काम कर रही है? क्योंकि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसे कलेवा देना है, उसको भेजना है, या टिफिन देना है, यानी ले जाने के लिए देना है रोटी, तो वो कर रहा है। अब आप देखें कि पहले स्त्री फिर बच्चा, और बच्चे के साथ स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उल्लेख है, यानी वो पढ़ने जा रहा है। पढ़ना ज्ञान का संकेत है जी। और ये ज्ञान भविष्य का द्योतक है, बच्चा है, ज्ञान है, ये भविष्य का द्योतक है जी। तो इस तरह से आप देखें कि बच्चे के साथ पढ़ना, ज्ञान, भविष्य, इसका संकेत भी आता है। अब ये सारा करने के बाद वो जब निश्चिंत हुई, तब नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहां भी या पहले लाना पड़ेगा, या नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह हिल रही है, यानी वो स्नान करने गई है गृहिणी। क्या बात है। यहां भोर जो है वो स्त्री के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्या बात है ना। दूसरी तरफ आप देखें कि जो विकास स्थितियों का है, पहले कालिमा है पूरी, फिर हल्की लालिमा आती है, फिर लालिमा बढ़ जाती है, स्लेट पे लाल खड़िया चाक मल दी जाती है, और उसके बाद और प्रकाश आ जाता है जिसमें वो गौर देह झिलमिला रही है पानी में। ये पानी भी नीला है, यानी बड़ा स्वच्छ जल है। तो ऊपर नीला गंभीरता का द्योतक था, यहां नीला स्वच्छता का द्योतक है। बिल्कुल है। यहां दो बातें और उल्लेख करने की हैं। पहली ये कि गौर ध्रुवपद का एक राग है। ध्रुवपद जो हमारा वैदिक संगीत था, उसका एक राग है। अच्छा। हाँ, और दूसरे पार्वती का एक नाम भी गौर है जी। गौर तो है। चित्र स्त्री के स्नान का दिया जा रहा है, लेकिन उसको इन संकेतों से बड़ा संयमित और पवित्र बनाया गया है जी। यानी इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये है। साथ साथ इसका इसलिए उल्लेख करना जरूरी है कि ऋग्वेद में तुरंत नहाकर आई हुई उषा के बहुत से मंत्र हैं। अच्छा। उसे उषा के मंत्र कहते हैं। और ये जो तुरंत नहाकर आई हुई स्त्री है, इसके लिए शब्द है सद्यः स्नाता। अच्छा। सद्यः माने तत्काल, स्नाता माने नहाकर आई हुई। अच्छा। तो ये सद्यः स्नाता उषा है, ये ऋग्वेद में आती है जी। और शमशेर उसका यहां अपने संदर्भ में चित्रण करते हैं। तो अभी जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य उन्हें ले जाके ऋग्वेद परंपरा के उस स्रोत से जोड़ता है जिसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं। जी। तो हमारी महान परंपरा का ये अंग बनता है जी। लेकिन इसका एक दूसरा भी परिणाम होता है कि जो गृहस्थी का अनुभव है, उस अनुभव को इसके माध्यम से वो बहुत उदात्त बना देते हैं जी। शमशेर है ना। तो गृहस्थी कोई यानी घर परिवार है, गांव का परिवार है, ये कोई छोटी और तुच्छ चीज नहीं है जी। इसके बाद कहते हैं जब इतना प्रकाश हो गया है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इस तरह सूर्योदय के साथ, सूर्योदय ज्ञान का प्रकाश भी है, तो इसके साथ उषा का जो अब तक सम्मोहन था वो खत्म हो रहा है। अब दृश्य साफ हो रहे हैं। तो जादू का मतलब है उसका जो सम्मोहन था अब वो खत्म हो रहा है। और इसीलिए सम्मोहन के खत्म होते ही कविता भी खत्म हो रही है। क्या बात है। ये शमशेर की विशेषता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। और इसमें प्रकृति और जीवन किस तरह से घुले मिले हैं, और परंपरा उस सब का आपने यहाँ पर विश्लेषण किया। मुझे याद आ रही है, इसमें पाठ में ही एक कविता आपसदारी में दी गई है जयशंकर प्रसाद जी की जी। बीती विभावरी जागरी। तो उस बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई,
मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो एक ये प्रकृति का चित्रण है सुबह का, और एक शमशेर जी का प्रकृति चित्रण है सुबह का। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो बहुत स्पष्ट है जी। वैसे तो देखिए, दोनों में एक चित्र प्रकृति का है, सूर्य का, बने सुबह का और आकाश का, और दूसरा चित्र जीवन का। वहां गगरी भरने जैसे एक स्त्री आई हुई है, तो वो गगरी भर रही है, उषा नागरी है जी। पहला अंतर तो यह है कि वहां नागरी है और यहाँ ग्रामीण है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा भी अंतर है कि वहां प्रसाद ने सचेत होकर वो जो सूर्योदय का बिंब है उसको इस गगरी भरने वाले प्रसंग का के साथ जोड़ के एक रूपक बनाया है। अच्छा। शमशेर ऐसा रूपक नहीं बनाते, वो उपमान के रूप में गृहस्थी के बिंबों को लाते हैं, जीवन के बिंबों को लाते हैं। लेकिन उपमान के रूप में लाने के बावजूद इतनी तीन चीजें जिस तरह संश्लिष्ट होती हैं, इससे शमशेर का चित्र एक संश्लिष्ट चित्र का बोध कराता है, उनका चित्र रूपक का बोध कराता है। अच्छा, ये बुनियादी अंतर है। क्या बात है डॉक्टर साहब। अब इस कविता का मूल संदेश, इससे विद्यार्थी क्या समझे, इसके बारे में कुछ संक्षेप में बात करें। मूल संदेश तो इसका बड़ा स्पष्ट है कि जैसे गृहस्थी का सुख है और प्रकृति का सौंदर्य है, इस तरह से सृष्टि और मानव जीवन दोनों कितने सार्थक हैं, मोहक हैं, जीने योग्य हैं, और इस तरह जीवन में विश्वास और आस्था पैदा करता है ये कवि। यही इसका जीवन में विश्वास और आस्था इसका मूल संदेश है, और हर जगह कवि उपदेशक की तरह काम नहीं करता, और शमशेर इस मामले में बहुत सचेत हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब की भाषा जो है इसकी, आप कह रहे थे दोआब की भाषा है, तो इसमें क्या प्रसाद की भाषा में और इनकी भाषा में थोड़ा सा अंतर भी तो है ना? हाँ, अंतर है, लेकिन यहां तो दोआब वाली बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह का चित्रण है इसमें उर्दू की पदावली का उपयोग नहीं हुआ। बोलचाल की पदावली है। हाँ। और उसके साथ कहीं कहीं जो दूसरे माने तत्सम पदावली है वो है नभ, शंख, भोर इत्यादि। लेकिन राख से लिपा हुआ चौका, यहाँ तत्सम रूप छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही ग्रामीण जीवन की गृहस्थी का चित्र आता है, वैसे ही बिल्कुल सादगी की, साधारण बोलचाल की भाषा ले आते हैं। तो शमशेर का भाषा संस्कार ऐसा है कि वो अनेक स्रोतों से भाषा का आधार सामग्री लेते हैं भाषा की, और उससे अपनी काव्यात्मक भाषा बनाते हैं। इसलिए शमशेर को कभी ये संकट नहीं आता कि जो अनुभव कर रहे हैं या जिस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं उसे कैसे चित्रित करें, भाषा असहाय हो रही है, असमर्थ हो रही है, ऐसा नहीं है। वो जो कहना चाहते हैं सटीक वही बात कहते हैं। वाह डॉक्टर साहब, आपने इस उषा कविता के जो विविध प्रसंग हैं, जो आसंग हैं, उन सब को खोलकर हमारे सामने रख दिया है, और जो कठिनाइयाँ होती हैं इस कविता को समझने में, वो कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार।